स्वागत है चारवाकी के इस मंच पर, जहां हम परंपराओं की नहीं, तथ्यों की पूजा करते हैं। आज हम भारत की सबसे बड़ी फिल्म शोले का पोस्टमार्टम करेंगे। देखेंगे कि इसकी रूह चंबल की है या हॉलीवुड के किसी रेगिस्तान की। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का मकसद किसी क्लासिक सिनेमा को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा मिशन है उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पुराने इंटरव्यूज और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को सामने रखना जिन्हें अक्सर लोग नॉस्टैल्जिया में भूल जाते हैं। मतलब सच कड़वा होता है, पर जानना तो जरूरी है ना। एग्जैक्टली। हम बिना किसी पक्षपात के आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस फिल्म ने हमारे सिनेमा का व्याकरण ही बदल दिया, क्या वो वाकई एक ओरिजिनल कहानी थी या फिर हॉलीवुड और जापानी सिनेमा से लिया गया एक बहुत ही चतुर और शानदार प्रयोग था। और एक सिने प्रेमी होने के नाते मुझे यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। अक्सर लोग इसे सिनेमा की बाइबल कहते हैं, लेकिन क्या ये बाइबल असल में हॉलीवुड से डाउनलोड की गई थी? डाउनलोड कहना शायद थोड़ा। अरे बिल्कुल, डाउनलोड ही तो है। क्योंकि जब मैं इसके एक एक फ्रेम को एक संशयवादी के तौर पर एनालाइज करता हूं ना, तो मुझे ये फिल्म एक क्लासिक इंडियन स्टोरी कम और एक करी वेस्टर्न ज्यादा लगती है। करी वेस्टर्न, ये एक बहुत ही सटीक और दिलचस्प शब्द है। देखो, 60 और 70 के दशक में हॉलीवुड में स्पगेटी वेस्टर्न फिल्मों का बहुत जोर था। हाँ, वो जो इटालियन डायरेक्टर्स बनाते थे। हाँ, वही। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये वो फिल्में थीं जो इटालियन डायरेक्टर्स स्पेन की सस्ती लोकेशंस पर शूट करते थे, लेकिन कहानी पूरी तरह से अमेरिका के वाइल्ड वेस्ट की होती थी। काउबॉयज, डाकू, रिवॉल्वर। शोले के मामले में हम आज यही डिकोड करेंगे कि कैसे उसी पश्चिमी ढांचे को लेकर उसमें भारतीय इमोशंस का तड़का लगाया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी के बेस पर वार करते हैं। शोले की कहानी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। एक गांव है, एक खूंखार डाकू का आतंक है और बेचारे गांव वालों को बाहर से कुछ फाइटर्स को बुलाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही क्लासिक सर्वाइवल प्लॉट है। क्लासिक तो है पर ओरिजिनल नहीं, क्योंकि तर्क कहता है कि अगर 7 सामुराई नहीं होती तो ठाकुर साहब को रामगढ़ बचाने के लिए शायद खुद ही बंदूक उठानी पड़ती। ये काफी तीखा तंज है, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री देखें तो 1954 में जापानीज डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा की एक मास्टरपीस आई थी, 7 सामुराई, जिसमें गांव वाले 7 सामुराई योद्धाओं को काम पर रखते हैं। बिल्कुल। और वो कहानी इतनी पावरफुल थी कि 1960 में हॉलीवुड ने इसे अडेप्ट किया, द मैग्निफिसेंट 7 बनाई, जहां सामुराई की जगह अमेरिकी काउबॉयज ने ले ली। और फिर 1975 में वही काउबॉयज घूमते फिरते हमारे रामगढ़ पहुंच गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और चालाक बदलाव किया गया। मतलब हॉलीवुड और जापान में गांव बचाने के लिए 7 लोग आए थे, पर रामगढ़ में सिर्फ 2 ही काफी थे, जय और वीरू। जो कि राइटिंग के नजरिए से बहुत ब्रिलियंट मूव था। ब्रिलियंट तो था, लेकिन यहाँ एक सवाल है। जय वीरू की दोस्ती, क्या ये रामगढ़ की मिट्टी की खुशबू थी या विदेशी बड़ी कॉन्सेप्ट का देसी तड़का? देखो यार, इसे हम सलीम जावेद की स्मार्ट राइटिंग कह सकते हैं। हॉलीवुड में बड़ी कॉप या बड़ी कॉन्सेप्ट हमेशा से एक हिट फॉर्मूला रहा है। मतलब 2 ऐसे कैरेक्टर्स जो एक दूसरे से एकदम अलग हों। एग्जैक्टली। एक एकदम शांत गंभीर और दूसरा पूरी तरह से बातूनी और चुलबुला। जब ये दोनों साथ होते हैं तो स्क्रीन पर जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है वो बहुत एंगेजिंग लगता है। अब 3 घंटे की फिल्म में 7 लोगों की बैक स्टोरी दिखाना बहुत मेसी हो जाता। हाँ, ऑडियंस बोर हो जाती। तो उन्होंने उन 7 किरदारों की पूरी एनर्जी सिर्फ 2 किरदारों में डाल दी। जय और वीरू उसी हॉलीवुड फॉर्मूले का एक परफेक्ट इंडियन वर्जन बन गए। खैर, हीरो तो सेट हो गए, लेकिन एक हीरो तभी महान लगता है ना जब विलन सच में खूंखार हो। और गब्बर सिंह से खूंखार कौन है? कोई नहीं। गब्बर का खौफ तो आज भी है, पर जब हम उसके कपड़ों और स्टाइल को ध्यान से देखते हैं तो कुछ अजीब लगता है। गब्बर सिंह को देखकर लगता है कि वो डाकू कम और मैक्सिकन टूरिस्ट ज्यादा था। विजुअल नजरिए से तुम्हारी ये तुलना काफी सही है। मतलब अगर हम चंबल के असली डाकुओं का इतिहास पढ़ें, जैसे मान सिंह या मोहर सिंह, तो उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो तो धोती कुर्ता पहनते थे ना, माथे पे तिलक लगा के। हाँ, या फिर पुलिस की वर्दी चुरा लेते थे ताकि पुलिस वालों को चकमा दे सकें। उनका पूरा गेटअप एकदम देसी था। पर गब्बर को देखो, गब्बर की बेल्ट और उसकी वर्दी चंबल के किसी दर्जी ने नहीं, बल्कि हॉलीवुड के बैंडिटो लुक से प्रेरित थी। वो मिलिट्री पैंट्स, वो चमड़े की भारी बेल्ट जिसमें गोलियां हैं, और वो भारी जूतों की आवाज। बिल्कुल, ये सब चंबल के बिगड़ों का तो किसी एंगल से नहीं लगता। हाँ,
क्योंकि ये लुक सीधे तौर पर सर्जियो लियोन की उन्हीं स्पगेटी वेस्टर्न फिल्मों से लिया गया था, द गुड, द बैड एंड द अगली, या फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर में जो मैक्सिकन विद्रोही होते थे उनका गेटअप गब्बर जैसा ही था। गंदे कपड़े, चेहरे पे पसीना। एग्जैक्टली बेतरतीब बाल और बेल्ट में लटकती गोलियां, गब्बर का पूरा ऑरा उसी वेस्टर्न एस्थेटिक का हिस्सा था। और सिर्फ कपड़े थोड़ी यार, उस जगह का लैंडस्केप भी तो देखो। क्या रामगढ़ वाकई यूपी में था? क्योंकि वहां के पहाड़ तो बिल्कुल टेक्सास जैसे लगते हैं। रामनगर, कर्नाटक के रामनगर में शूटिंग हुई थी इसकी। वहां के जो बड़े बड़े सूखे और बंजर ग्रेनाइट के पत्थर हैं वो उत्तर प्रदेश के चंबल से बिल्कुल अलग हैं। चंबल में तो गहरी खाइयां और रेतीली मिट्टी होती है, और वहां थोड़ी बहुत हरियाली भी होती है। हाँ, अमेरिका की मॉन्यूमेंट वैली जैसे नंगे पत्थर चंबल में नहीं मिलते। यही तो मेरा पॉइंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि गब्बर पत्थरों के बीच ही क्यों रहता था? क्योंकि सर्जियो लियोन के विलन भी वहीं रहते थे। लिटरली ऐसा लगता है जैसे विजुअल लैंडस्केप को कॉपी पेस्ट मारा हो। सिनेमाटोग्राफी में इसे एक विजुअल चॉइस माना जाता है। वेस्टर्न फिल्मों में जो खतरे का एहसास होता है वो उस निर्दयी लैंडस्केप से आता है। चिलचिलाती धूप और वो पत्थर खुद एक विलन का काम करते हैं। रमेश सिप्पी वही खतरा भारतीय दर्शकों को फील कराना चाहते थे। तो मतलब गब्बर के पास बंदूकें थीं, पर सिप्पी साहब के पास तो वेस्टर्न सिनेमा का पूरा नक्शा था। ये बात तो है। चलिए अब इस पोस्टमार्टम के सबसे डार्क और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, क्योंकि बात सिर्फ कपड़ों या लोकेशन की नहीं है। पूरे के पूरे सीन्स फ्रेम दर फ्रेम उठाए गए हैं। वो जय का सिक्का उछालना याद है? दोनों तरफ हेड वाला सिक्का बहुत आइकॉनिक है। आइकॉनिक तो है, पर जय का सिक्का और गब्बर की वर्दी दोनों ही मेड इन इंडिया नहीं, इम्पोर्टेड फ्रॉम एरिजोना थे। वेस्टर्न सिनेमा में काउबॉयज किस्मत का या मौत का फैसला अक्सर सिक्के से ही करते थे। ये उस जॉनर का एक बहुत ही जाना माना प्रतीक है। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही ना कि सिक्का उछालकर मौत का फैसला करना ये जय की बहादुरी थी या द गुड, द बैड एंड द अगली का प्रभाव? मैं कहूंगी कि प्रभाव था। क्लिंट ईस्टवुड का जो मैन विथ नो नेम वाला कैरेक्टर है, उसकी खामोशी और उसका स्वैग अमिताभ बच्चन के जय वाले किरदार में साफ झलकता है। वो बस एक प्रॉप नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो नियति का एक वेस्टर्न प्रतीक था जिसे इंडियन स्टाइल में अडेप्ट किया गया। और वो माउथ ऑर्गन, रात का सन्नाटा, लालटेन जल रही है और जय माउथ ऑर्गन बजा रहा है। जय का माउथ ऑर्गन बजाना, क्या ये उदासी थी या चार्ल्स ब्रॉन्सन की हारमोनिका वाली छवि की नकल? सर्जियो लियोन की एक और फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। उसमें चार्ल्स ब्रॉन्सन का कैरेक्टर हमेशा एक हारमोनिका बजाता है। हाँ, वो धुन उसके दर्द को दिखाती है। एग्जैक्टली शोले का जय भी वैसा ही है। कम बोलना, दर्द को छिपाना और शब्दों की जगह उस धुन से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना। लेकिन यार क्रूरता की हद तो तक पार होती है जब हम वो ठाकुर के परिवार का नरसंहार और हाथ कटने वाला सीन देखते हैं। सिनेमा हॉल्स में लोग सिहर उठे थे। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हाँ, पर वो हाथ काटने वाला सीन, क्या वो गब्बर की क्रूरता थी या सिर्फ द मर्सनरी फिल्म का एक फ्रेम बाय फ्रेम अनुवाद? ये सच है कि 1968 की फिल्म द मर्सनरी में एक सिमिलर सीन है जहां ऐसे ही एक किरदार के अंग काटे जाते हैं। और वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट का वो सीन जहां विलन एक पूरे परिवार को मार देता है, वहां सन्नाटे में सिर्फ एक झूले की आवाज आती है। शोले में भी जब ठाकुर अपने घर पहुंचता है तो वही झूला, वही सन्नाटा। इन्हें सिनेमाई भाषा में ट्रोप्स कहा जाता है। वेस्टर्न रिवेंज फिल्मों में ये एक क्लासिक फॉर्मूला है कि जब एक निर्दोष परिवार को बेरहमी से मारा जाएगा तभी हीरो के बदले को ऑडियंस जस्टिफाई कर पाएगी। और फिर वो क्लाइमैक्स का एक्शन। क्या ठाकुर का अपने पैरों से लड़ना वीरता थी या फिर मजबूर पटकथा का एक विदेशी समाधान? वेस्टर्न फिल्मों में जब गन फाइटर को अपाहिज कर दिया जाता है तो वो बदला लेने का कोई अनोखा तरीका निकालता है। शोले में ठाकुर का कांटों वाले जूतों से लड़ना उसी रिवेंज आर्क का हिस्सा है, पर उन्होंने इसे ठाकुर की प्रतिष्ठा और इज्जत जैसे इंडियन मूल्यों से जोड़ दिया था। चलो ठीक है, मान लिया कि एक्शन, एस्थेटिक्स और रिवेंज सब हॉलीवुड से ले लिया, लेकिन कॉमेडी वो तो बॉलीवुड की अपनी होगी ना? तुम जय और मौसी वाले सीन की बात कर रहे हो? हाँ, इतने आदमी थे फिर भी संवाद कम पड़ गए, तभी तो हाफ टिकट से जय मौसी वाला पूरा सीन उठा लिया गया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। 1963 के फिल्म हाफ टिकट में किशोर कुमार और प्राण का एक सीन है जो बिल्कुल इसी तर्ज पर है। तर्ज क्या, डायलॉग्स भी लगभग वही हैं। किशोर कुमार ने जो कॉमेडी 1963 में की थी उसे 1975 में क्लासिक बनाकर पेश कर दिया गया। प्राण साहब उसमें एक सख्त व्यक्ति हैं और किशोर कुमार उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मतलब उल्टा निकाल रहे हैं। कहते हैं कि लड़का अच्छा है, बस जुआ खेलता है। मतलब
ठाकुर साहब के हाथ कटे थे, पर सिप्पी साहब के हाथ में तो हॉलीवुड की स्क्रिप्ट थी और कॉमेडी के लिए पुरानी डीवीडी। देखो, सीन वहां से प्रेरित था, मैं मानती हूं, पर एक विश्लेषक के तौर पर मैं यहाँ फिल्म के बचाव में कुछ कहूंगी। क्या बचाव है इसमें? एक फिल्म सिर्फ सीन्स के जोड़ से महान नहीं बनते, वो अपनी रूह से बनती है, और शोले की रूह हिंदुस्तानी थी। हेमा मालिनी का किरदार याद करो। बसंती। हाँ, बसंती की चुलबुलाहट ही वो एकमात्र चीज है जो इस फिल्म को स्पगेटी से करी बनाती है। मतलब बसंती का कोई हॉलीवुड काउंटर पार्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो 100% भारतीय सिनेमा की उपज है। चलो, तांगे वाली की बातें चुलबुली थीं, पर सिर्फ एक किरदार से पूरी फिल्म मौलिक थोड़ी हो जाती है। सिर्फ बसंती नहीं, R.D. बर्मन का म्यूजिक, R.D. बर्मन का संगीत ही वो पर्दा था जिसने हॉलीवुड की इस नकल को हिंदुस्तानी रूह दी। पर उन्होंने भी तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए थे, गिटार, काउबेल, माउथ ऑर्गन। पोरिकोनी के वेस्टर्न स्टाइल को हिंदुस्तानी ताल के साथ मिलाना जीनियस था। और यहीं पर वो शब्द आता है, करी वेस्टर्न, जहां ढांचा उधार का था पर मसाला पूरी तरह हमारा अपना। मसाला अपना था। लेकिन क्या वो मसाला इस बात को छुपाने के लिए काफी है कि मेन डिश कहीं और से मंगवाई गई थी? ये एक नजरिया है। मुझे तो लगता है सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, उन्होंने शायद दुनिया के बेहतरीन सिनेमा का एक बहुत महंगा कॉकटेल बनाया था। और उस कॉकटेल को सही अनुपात में बनाने को ही तो कला कहते हैं। सलीम जावेद ने हॉलीवुड से एक्शन लिया और पुरानी बॉलीवुड फिल्मों से कॉमेडी, इसे ही तो कहते हैं स्मार्ट इंजीनियरिंग। पर क्रेडिट कहाँ दिया? वो प्रेरणा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन स्रोत को छुपाना बड़ी चोरी है। शोले एक ऐसी फिल्म है जिसने साबित किया कि अगर आप खूबसूरती से चोरी करें तो लोग उसे मास्टरपीस कहने लगते हैं। बात क्रेडिट की नहीं है, उस दौर में आम भारतीय दर्शकों की ग्लोबल सिनेमा तक पहुंच नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि द मैग्निफिसेंट सेवन क्या है। उनके लिए ये एक बिल्कुल नया विजुअल एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली। और अगर हॉलीवुड के निर्देशकों ने शोले देखी होती तो शायद वो रॉयल्टी मांगने भारत आ जाते। शायद आ भी जाते, पर उन्हें ये भी देखना पड़ता कि जिस कहानी को उन्होंने अमेरिका की धूल तक सीमित रखा था, उसे इंडियन डायरेक्टर्स ने प्यार, दोस्ती और संगीत के इतने बड़े कैनवस पर उतारा जिसने हमारी कल्चरल आइडेंटिटी ही बदल दी। बात तो सही है यार, हमने इसे 50 साल तक पूजा, लेकिन क्या कभी ये पूछा कि इसमें हमारा अपना क्या था? जब कोई फिल्म इतनी सफल होती है तो लोग उसकी खामियों को भी क्लासिक मान लेते हैं। और आज के डिजिटल दौर में तो ऐसी स्मार्ट इंजीनियरिंग शायद ही छुप पाए। रिलीज के पहले दिन ही सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल, आज इंटरनेट ने प्रेरणा और चोरी के बीच की लकीर को एकदम साफ कर दिया है। तो अब ये फैसला सुनने वालों के हाथ में है। तो क्या आप एक शानदार नकल को मौलिकता से ऊपर रखेंगे? अपने तर्क कमेंट्स में लिखें। अगर सच सुनने का दम रखते हैं तो चारवाकी को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। जय हिंद।